हेलो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की पावन माटी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने मैराथन क्लास के इस मैराथन सीरीज के 20वें क्लास पे पहुंच चुके हैं और हमारा इससे पहले 19 मैराथन हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हाफ सेंचुरी 500 सवालों का जो मैराथन क्लास है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि किसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप इसरो की, डीआरडीओ की, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की या मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट की, इसमें से किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बस आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। तो ये मैराथन सीरीज आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर रोज़ की तरह जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल छोटे मोटे सवाल नहीं होते हैं, बढ़िया एक लेवल का सवाल होता है, जिसके हिसाब से अगर आप देखें, मान के चलो कि आपने लाइन अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया, उसमें से 5 सवाल ऐसे आए जो किसी को नहीं आता या बहुत कम लोग उसका आंसर दे पाते हैं। तो उसी प्रकार का डिफ़िकल्ट सवालों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। तो आइए हर रोज़ की तरह मैं आपको एक झलक दिखा दूं कि किस लेवल का सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। लाइन अटेंडेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार के सवाल को आप नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा तैयारी में। ठीक है ना। तो देख लेना, आप बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल से आप भिड़ने जा रहे हैं। तो सभी सवालों को इत्मीनान के साथ देखना और शुरू से लेकर के अंतिम तक क्लास को देखना मेरे भाई, है ना। शुरू से लेकर के अंतिम तक क्लास को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। बाकी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है किसी भी स्टूडेंट को। चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिलेगा इस सॉल्यूशन का, है ना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों का सवाल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फॉर ए ट्रांसफार्मर व्हाट डज द EMF इक्वेशन डिस्क्राइब, यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए EMF समीकरण क्या वर्णन करता है। ट्रांसफार्मर के लिए EMF समीकरण क्या वर्णन करता है। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को बताता है, नहीं बताता। ऊर्जा रूपांतरण दक्षता को बताता है कि एनर्जी कन्वर्जेशन कितना हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी, नहीं। क्रोड में प्रेरित चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर को बताता है, किसको, ऑप्शन नंबर C को बताता है। मतलब कि सूत्र के हिसाब से चले तो क्या होता है कि E बराबर N d∅/dt, यही फॉर्मूला होता है ना। d∅/dt यही फॉर्मूला होता है। और ये बोल रहा है कि क्रोड में जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स, उसके परिवर्तन की दर को बता रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अगर यहाँ से मैं EMF निकाल दूँ, EMF का फाइनल फॉर्मूला निकालूँ तो 4.44 φF, है ना। φF क्या होता है, 4.44 φF N, है ना, टन्स है ना, φFN होगा 4.44 φFN। अगर प्राइमरी के लिए है तो यहाँ पर N1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर EMF फर्स्ट हो जाएगी और EMF सेकेंड के लिए 4.44 φFN2 हो जाएगा, है ना। आपने ये देखा होगा, आपको पता होगा मेरे भाई कि ये जो हमारी EMF है, ये कौन सी EMF है, ये RMS मान की EMF है ना, RMS मान वाली। और AC में जो AC पावर होती, जो AC करंट, जो AC वोल्टेज है ना, वो कैसा हमें AC मिलता है, एक औसत मान वाली AC मिलती है। कौन सा, औसत मान वाली AC मिलती है, क्योंकि AC जो है वो हर एक टाइम पर उसका साइकिल चेंज हो रहा है, प्लस माइनस। तो हमें किसी भी टाइम पर एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो हम एवरेज मान निकालते हैं। जब RMS मान और औसत मान का बटांकन आप करते हैं ना, तो इसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर। इसको क्या कही जाती है, फॉर्म फैक्टर। और साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। मोस्ट एग्जाम के हिसाब से बहुत ही वेरी मोस्ट है ना, कि AC के साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11 होता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हर सवाल को हम लोग डिटेल से देखेंगे, हर सवाल को इत्मीनान के साथ सॉल्व करेंगे। मैराथन क्लास चल रहा है मेरे भाई, और कोई खिलवाड़ नहीं है ना। इस मैराथन क्लास में वही मैराथन के फील्ड में उतरता है जो वाकई में तैयारी कर रहा है।
है ना, जो सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर के कि नहीं मुझे एग्ज़ाम में इस बार एग्ज़ाम को पास करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वही इस फील्ड में उतरता है। संपर्क प्रतिरोध परीक्षण के दौरान क्या आप परीक्षित किया जाता है? संपर्क प्रतिरोध परीक्षण के दौरान क्या परीक्षित किया जाता है? संपर्क प्रतिरोध मतलब कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट जो होता है ना, वो ये होता है कि जो टर्मिनेशन होता है, और जो बस बार होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना, आपस में जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच में प्रतिरोध का मापन किया जाता है। किसका मापन? प्रतिरोध का मापन। प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम संपर्क प्रतिरोध परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इस टेस्टिंग के द्वारा टर्मिनेशन और बस बार के बीच में प्रतिरोध का मापन करते हैं। अच्छा, जब प्रतिरोध का मापन होता है तो कुछ न कुछ वैल्यू आता होगा। मान लो कि प्रतिरोध का मान कम है ना, मापन के दौरान, ऐसे मैं लिख दूं कि अगर मापन के दौरान प्रतिरोध का मान कैसा आ रहा है, निम्न, तब हम क्या मानेंगे? अगर रेजिस्टेंस निम्न आ रहा है, इसका मतलब कि हम ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच में जो विद्युत कनेक्शन हुआ है वो कैसा है, अच्छा। लेकिन ऐसा मान लो कि प्रतिरोध का मान उच्च आ रहा है, तब कैसा विद्युत कनेक्शन होगा, खराब होगा, या जंग लगा होगा, है ना। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन किया गया है, अगर हम संपर्क प्रतिरोध परीक्षण करें तो अगर प्रतिरोध का मान निम्न आता है मतलब कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा है, और प्रतिरोध उच्च आता है मतलब कनेक्शन खराब है ना। कनेक्शन खराब है, जंग लगा है, या ढीला कनेक्शन, है ना। और जब ढीला कनेक्शन होगा तो इससे हीट उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, और फिर स्पार्किंग भी हो सकता है, आग लग सकती है, ठीक है ना। इसीलिए इन दोनों के बीच में किस प्रकार का विद्युत कनेक्शन हुआ है, इसका परीक्षण करना बड़ा ज़रूरी है। और परीक्षण करने के लिए हमेशा संपर्क प्रतिरोध परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है ना। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, एक बार मुझे ऐसे लोग, विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट कमेंट करके बताओ कि जो लोग डेली मैराथन सेशन में आते हैं, जिनको इंतज़ार रहता है शिद्दत से, है ना, जिनको इंतज़ार शिद्दत से रहता है, वो लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे और किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, है ना, कहाँ तबाही मचाने वाले हैं, किस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि एक लंबी पारेषण लाइन के लिए लाइन वोल्टता और ऊपरी पारेषण लाइन की लाइन लंबाई कितनी होती है। मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, लंबी वाली, सबसे लंबी। एक होती है निम्न, मध्यम और लंबी। तो लंबी वाली लाइन में लाइन वोल्टेज कितना होगा और लाइन की लंबाई कितनी होगी, ये बोला गया है। तो इसमें यार देखना ऑप्शन ए ही सही होगा कि लाइन वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से अधिक होगा और लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक होगी। लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक होगी और लाइन का वोल्टेज 1.5 किलोमीटर से 100 किलोवोल्ट से अधिक होगा, है ना, 100 किलोवोल्ट से अधिक होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन आपका ना 250 किलो वाला होता, 250 किलोवोल्ट वाला, तो ये भी सही माना जाता, क्योंकि 100 किलोवोल्ट जो है ना ये कम है, 100 किलोवोल्ट कम है, ठीक है ना। इसीलिए यही मैच हो रहा है लंबाई और वोल्टेज के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी देखिए उतना मैच हो नहीं रहा है, सी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब हम इसको मैच करा सके, ठीक है। एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस चित्र को देखिए, इसमें कितना निकला हुआ है, 1 2 3 लाइन निकली हुई है। कितना लाइन? 3 लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर लगा होगा सब स्टेशन में, और ट्रांसफार्मर का जो आउटगोइंग होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, वो किससे कनेक्ट होगी, डेल्टा से, है ना। देखना, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा वो किससे कनेक्ट होगा, डेल्टा से। और डेल्टा में आप जानते हैं कि न्यूट्रल नहीं होता है, आर वाई बी केवल फेज होते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ट्रांसमिशन लाइन एक संतुलित लाइन है,
ट्रांसमिशन लाइन कैसा है, संतुलित लाइन होती है। इसमें जो करंट वोल्टेज चलेगा वो बिल्कुल संतुलित होंगे, इसलिए न्यूट्रल तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और एक बात ये भी है कि अगर आप 3 लाइन का प्रयोग कर रहे हैं ना, न्यूट्रल तार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 25% कॉपर की भी बचत होती है। 25% किसकी बचत होती है, कॉपर की बचत होती है, जिससे पावर लॉस भी कम हो जाता है, जिससे पावर लॉस घट जाती है और दक्षता बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा लंबी दूरी ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ये एसी का है, अगर मैं डीसी की बात करूं, देख लो, अगर डीसी की बात करूं, है ना, डीसी संचरण लाइन में क्या होता है, डीसी संचरण लाइन में देखना 3 सिस्टम होता है। पहला होगा आपका मोनो, है ना। मोनो में क्या होता है, मोनो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि इसमें केवल एक तार होता है, इसमें केवल निगेटिव तार होता है, निगेटिव तार होता है, केवल एक ही तार होता है। अगर मोनो टाइप का डीसी ट्रांसमिशन लाइन है तो केवल सिंगल वायर होगा, वो भी निगेटिव वाली। दूसरा है होमो, अगर होमो वाला होगा ट्रांसमिशन लाइन तो इसमें एक से अधिक होंगे धनात्मक के तार, एक से अधिक पॉजिटिव वायर, है ना, तथा एक होगा निगेटिव वायर, एक होगी निगेटिव वायर। तो मोनो और होमो में ये फ़र्क होता है। एक और होता है, इसको कहते हैं बाईपोलर, इसको कही जाती है बाईपोलर। बाईपोलर में क्या होता है, एक पॉजिटिव तार और प्लस एक निगेटिव तार, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इस प्रकार से देखना मेरे भाई एसी और डीसी में सिस्टम चलता है ना। डीसी संचरण लाइन में मोनो, होमो, बाईपोलर में कितने वायर होते हैं वो देख लो। और हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें केवल 3 तार ही आपको देखने को मिलेगा, 3 तार। कितने तार, 3 तार। और 3 तार, 3 लाइन अलग अलग चीज़ है। ये देखो, इसमें ये एक अलग लाइन, ये एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। कितने लाइन, 3 लाइन। लेकिन हर एक लाइन में 3-3 तार होता है ना। जो क्रॉस आर्म होते हैं उसके दोनों साइड और एक बीच से निकली होती है, 3 तार हो गया और ये 3 लाइन हो गई, ठीक है ना, ट्रिपल लाइन जिसको बोला जाता है। अब समझ में आया होगा, है ना। मुझे पता है यार कि आपको कौन सी भाषा समझ में आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट CRGO। पहले तो CRGO का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन, ग्रेन ओरिएंटेशन, है ना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन। स्ट्रिप या सीट या लंबे लेमिनेशन का अनुचित संचालन उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? CRGO वैसे किया किस में जाता है, तो ये जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए, है ना, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने हेतु जो हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं ना, उसी सिलिकॉन स्टील की बात हो रही है। जो हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं उसी सिलिकॉन स्टील को CRGO करके बनाया जाता है, कोर का निर्माण किया जाता है। इससे क्रोड हानि जो है ना, वो क्रोड हानि कम होती है, ठीक है ना, क्रोड हानि। और ये भी आपको पता है कि क्रोड हानि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न क्यों होता है? हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न इसलिए होता है कि कोर जो है ना मेरे भाई, कोर बार बार क्या कर रहा है, बार बार चुंबकित हो रहा है तथा विचुंबकित हो रहा है, तथा विचुंबकित होता है, इसलिए हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न होती है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, मुझे पता है कि एसी जो चलता है, एसी करंट, वो इस प्रकार से चलती है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। यानी कि एक बार करंट प्लस में जाएगा तो फ्लक्स रहेगा, माइनस में जाते ही फ्लक्स खत्म हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगी, है ना। जब करंट प्लस में रहेगी तो कोर चुंबकित होगा। तो ये बार बार जो चुंबकित विचुंबकित हो रहा है, इसकी वजह से हिस्टैरिसीस हानि होता है। और है ना, जब चुंबकित विचुंबकित बार बार होता है ना, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक आवाज़ निकालने लगता है, जिसको कहा जाता है हमिंग आवाज़। जिसको क्या कही जाती है, हमिंग ध्वनि।
तो आपको पता होगा ना कि ट्रांसफार्मर के पास में से अगर आप गुजरते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर से एक आवाज़ सुनाई देती है करके, तो वो हमिंग आवाज़ उसको कहा जाता है, और कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित हो रहा है इसलिए ऐसा आवाज़ सुनाई देता है। लेकिन जब ऐसा कोर चुंबकित विचुंबकित होता है तो ये ऊष्मा उत्पन्न कराता है। क्या? ये ऊष्मा उत्पन्न कराता है, ठीक है ना। दूसरा हानि जो है वो दूसरी हानि होती है हमारी एडी करंट हानि। कौन सी? एडी करंट हानि। और ये एडी करंट हानि जो है ना, ये लीकेज करंट एक तरह से मान लो, या लीकेज करंट ही मान लो, है ना। लीकेज करंट के कारण ये होता है, जो बहुत निम्न मान का करंट लीकेज होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये लीकेज करंट हीट उत्पन्न कराने के लिए काफ़ी है। ये क्या करता है? हीट उत्पन्न कराता है। और कई बार ना ऐसा भी देखा गया है अलग अलग एग्जाम में कि एडी करंट का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, तो इसको फोकोल्टो लॉस भी कहते हैं, ध्यान देना। इसको फोकोल्टो लॉस के नाम से भी जाना जाता है, फोकोल्टो लॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल ये जो है ना, ये कोर होती है, कोर हानि होती है, उसी के बारे में सवाल था। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये जो हानि होती है ये स्थिर हानि होती है, ध्यान दे लो, ये स्थिर हानि होती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, मैंने देखा हुआ है कि बोला जाता है कि कोर हानि किस प्रकार की हानि है, स्थिर हानि, अस्थिर हानि, या पूछा जाता है नियत हानि या परिवर्तनीय हानि। तो ये कैसा है? नियत हानि है, लोड पर ये डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है ना। ये है आपका परिवर्तनीय हानि। ये कौन सी हानि है? परिवर्तनीय हानि हमारा होता है। यांत्रिक हानि ये मोटर के अंदर होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता है ना। एडवांटेज लॉस्ट ये तो हर जगह होता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा कि सीआरजीओ स्ट्रिप सीट या लंबे लेमिनेशन का अनुचित संचालन क्रोड हानि उत्पन्न कर सकता है। क्लियर? अगर हम सीआरजीओ को स्ट्रिप नहीं बदलेंगे, सीट में नहीं बदलेंगे या लेमिनेशन नहीं करेंगे ना, तो क्रोड हानि उत्पन्न हो सकती है। अगर कर देंगे तो क्रोड हानि उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 505 है कि अपशिष्ट प्रकाश गुणक का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। मुझे पता है ये बात कि ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यही वो सवाल है जो आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचने देते, सिलेक्शन आपका रोक देते हैं, आपका चयन नहीं हो पाता है। किसी का सिलेक्शन न जब 1 नंबर 2 नंबर या कुछ पॉइंट से रह जाता है तो बड़ा दुख होता है उसको, है ना। बड़ा बुरा लगता है यार कि मैंने इतने साल मेहनत किया, रात भर जग करके मैंने पढ़ा और पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा 1 नंबर की वजह से नहीं हो पाया, बड़ा दुख लगता है। आदमी 0 से उठ करके टॉप तक जाता है, फिर टॉप से गिरता है और 0 पे आ जाता है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है। लेकिन उसी कमी को पूरा कर रहा है ये हमारा मैराथन सीरीज, ध्यान देना, ठीक है ना। देखो अपशिष्ट प्रकाश गुणक, अपशिष्ट प्रकाश गुणक को ये भी कहा जाता है कि डिप्रिसिएशन फैक्टर, है ना। इसको हम डिप्रिसिएशन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। डिप्रिसिएशन फैक्टर ये कहता है कि कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, उस वो बल्ब कैसी हो चुकी है? पुरानी। बल्ब पुरानी हो गई है क्योंकि उसमें धूल जम गया है, उसमें मिट्टी लगा हुआ है, उसमें धुआं जम गया है ना। अब बल्ब जितना प्रकाश पहले करता था अब उतना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। किसके वजह से? इन सभी के वजह से, ठीक है ना। यही कहता है अपशिष्ट प्रकाश गुणक यानी कि डिप्रिसिएशन फैक्टर। समय के साथ मूल्यह्रास की गणना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं? नहीं, समय के साथ गणना करने के लिए नहीं। धूमि वातावरण में प्रकाश अवशोषण का परिकलन करने के लिए? गलत। लाइटिंग फिक्सरों के समग्र प्रदर्शन और प्रभावशील मूल्यांकन करने के लिए? अरे किसी को मूल्यांकन करने के लिए नहीं। ओवरलैपिंग और किनारों से बाहर प्रकाशित होने के कारण अपव्यय को समायोजित करने के लिए? किसको? अपव्यय को समायोजित करने के लिए। मैंने देखा था कि जो
असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा था कि जो डिप्रिशिएशन फैक्टर होता है, अवशिष्ट प्रकाश गुणक, इसका मान कितना होता है ना। तो ध्यान देना, इसका जो औसत मान होता है वो देख लो। औसत मान इसका होता है 0.5, है ना, 0.5। लेकिन ये जो मान है, इस मान को कई बार उलट करके इस फैक्टर को अगर चेंज कर दिया जाता है तो 1.3 से 1.4 के बीच आता है। अब ऑप्शन या 1.3 या 1.4 होगा या फिर 0.5 होगा, इन्हीं में से एक होगा, ना तो कभी तीनों होगा ना दोनों होगा। अगर दोनों होता भी है तो ए और बी दोनों का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब ये लैंप वाले अध्याय का सवाल है आपका, और लैंप वाले अध्याय का सवाल आपको एक न एक ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखना डीआरडीओ की वैकेंसी चल रही है, 9 दिसंबर से फॉर्म बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आप अप्लाई किए हैं, एक बार बताना। अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये क्लास सबसे बढ़िया क्लास है, इसको आप देखिए, रोज़ाना देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे दोस्तों तो कहीं पर आप धोखा नहीं खाएंगे, कहीं पर आप मार नहीं खाएंगे, है ना। वरना अगर सिर्फ सवाल के आंसर देख करके चले जाएंगे ना, तो यही सवाल उठ करके एग्ज़ाम में आएगा, तभी आप जवाब दे पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा दिया तो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा सवाल है 506 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद इन द फुल लोड रेंज एंड इज डेंजरस टू यूज अनलेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द लोड एक्सेडिंग द नॉर्मल फुल लोड, है ना। ऐसा कौन सा मोटर है, ऐसा कौन सा मोटर है जो फुल लोड सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और जब तक कि लोड के सामान्य पूर्ण लोड से अधिक होने की कोई संभावना ना हो तब तक इसका उपयोग करना खतरनाक है। मतलब कि ये सिंपल बात है कि नो लोड पर ऐसा कौन सा मोटर है जिसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारी सीरीज मोटर है। कौन सी, सीरीज मोटर, इसको श्रेणी मोटर भी कहते हैं, इसको श्रेणी मोटर भी कहते हैं। आइए इस श्रेणी मोटर का पोस्टमार्टम करते हैं। सीरीज मोटर जो होता है, जिसको हम श्रेणी मोटर भी कह रहे हैं, तो ये एक ऐसी मोटर है जिसको शून्य भार पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, है ना, जिसको शून्य भार पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अगर हम मान लीजिए कर देते हैं तो क्या होगा, ये होगा कि ये इसकी उच्च गति के कारण, है ना, उच्च गति के कारण यांत्रिक क्षति पहुंचा सकती है, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी इतना ज़्यादा स्पीड होगा कि ये इसके रोटर जो है, वाइंडिंग जो है, ये टूट फूट जाएगी सब, है ना। हो सकता है कि जो ऑपरेटर, मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर अगर वहाँ पर खड़ा रहेगा तो उसको भी जान माल की नुकसान हो सकती है, उसको चोट लग सकती है, इतना हाई स्पीड इसका होता है ना। इसको नो लोड पर स्टार्ट नहीं किया जाता, और स्टार्ट करने के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। कौन सा, 2 पॉइंट स्टार्टर के प्रयोग द्वारा डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करी जाती है ना, पहली बात। और दूसरी बात कि इसका यूज होता कहाँ पर है। भाई ऐसा एक मोटर आपने देखा है या बनाया हुआ है, मोटर को कौन बनाता है, ये मोटर कहाँ बनती है, हमारे मध्य प्रदेश के BHEL प्लांट में, भेल में, है ना, भेल में बनती है। यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए नहीं आती वैकेंसी, ये पूरा प्राइवेट हो चुका है, बस इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकालती है। ये अभी रिसेंटली निकाला भी है, आवेदन हो रहे हैं BHEL में। तो यही सीरीज मोटर को बनाया हुआ है, और 2 पॉइंट स्टार्टर से इसको स्टार्ट करते हैं। स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि नो लोड पर स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो यूज कहाँ पर करोगे, इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाएगा भाई, किस क्षेत्र में, सबसे पहले ट्रैक्शन कार्य के लिए, है ना, ट्रैक्शन कार्यों हेतु। ट्रैक्शन कार्य में क्या क्या कौन कौन से कार्य आएगा, जैसे कि क्रेन, हैवी सामान उठाने के लिए, क्रेन होएस्ट, और ट्रेन, और कहाँ पर,
ट्रेनों में ट्रेन का जो इंजन होता है ना सबसे आगे, वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर ही लगी होती है। और जब ट्रेन ढलान में जाती है तो ये डीसी सीरीज मोटर डीसी जनरेटर की तरह काम करने लगता है। ये भी ध्यान देना, डीसी जनित्र बन जाता है। जब हमारी ये ट्रेन ढलान में जाती है तो डीसी सीरीज मोटर डीसी सीरीज जनरेटर बन जाती है। ये सवाल बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है, आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है ना, कि जब एक ट्रेन ढलान पे पहुंच चुकी है तो डीसी सीरीज मोटर किस प्रकार व्यवहार करने लगती है, तो डीसी श्रेणी जनरेटर की तरह व्यवहार करने लगती है ना। चलिए याद रखना, सर्वो मोटर ये एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये मान लो कि डीसी सप्लाई पर चल रही है, डीसी सप्लाई पर चल रही है, यानी कि इस सर्वो मोटर को चलने के लिए कोई बैटरी, हम बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं, तो इसका जो प्रयोग है ना वो किया जाएगा छोटे खिलौनों में। कहाँ पर? छोटे खिलौने में, छोटे खिलौने में प्रयोग की जाएगी। लेकिन इन द केस अगर मान के चलो कि ये एसी प्रकार की सप्लाई हम दे रहे हैं, है ना, एसी जब सप्लाई देंगे इस पे, तब इसका जो प्रयोग है ना वो किया जाएगा सीएनसी मशीन के अंदर। सीएनसी मशीन, बताना कितने लोग जानते हैं सीएनसी मशीन? सीएनसी मशीन है ना। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर देखना ये होगा सीरीज मोटर। और शंट मोटर जो है इसको हम शून्य भार पर स्टार्ट करते हैं, हमेशा इसको शून्य भार पर स्टार्ट किया जाता है। अगर इसको लोड के साथ स्टार्ट कर देंगे तो मोटर खराब हो जाएगी। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ये विशेष जगहों पर यूज होता है। आज के टाइम पे इसका यूज बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। आंसर देख लीजिए आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, सीरीज आंसर, सीरीज मोटर। चलो भाई, एक ऐसा सवाल है जो है तो छोटा सा लेकिन दिखने में भी बड़ा प्यारा है ना। आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएगा कि पोल के ऊपर जो क्रॉस आर्म लगा होता है, बताना कि उसका काम क्या होता है। अभी पिछले साल लाइन अटेंडेंट की मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई थी ना, तो नहीं 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें लाइन अटेंडेंट का जो वो हुआ था फिजिकल, प्रैक्टिकल, फिजिकल जो हुआ था ना, फिजिकल में क्रॉस आर्म को ले करके चलना था 2 मिनट के अंदर इतना दूरी। तो ये वही वाली क्रॉस आर्म है, देखिए, ठीक है ना। ये क्रॉस आर्म का काम ये होता है कि ये आरसीसी पोल के ऊपर लगता है। आरसीसी पोल के, ये कौन सा पोल है? ये है आपकी आरसीसी पोल। आरसीसी पोल के सबसे टॉप में लगेगा और ये वी एंगल है। कौन सा? इसका आकार कैसा है? वी एंगल टाइप का है। इसके ऊपर इंसुलेटर लगाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं? इंसुलेटर। और इंसुलेटर में कनेक्ट होता है तार, ठीक है ना। तो पहला काम कि इंसुलेटर को सपोर्ट करना। इंसुलेटर को क्या करता है? सपोर्ट करता है ना, इंसुलेटर को सपोर्ट करना। और दूसरी तार कि दो तारों के बीच में, दो तारों के बीच में पर्याप्त दूरी बनाए रखना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना। अगर मान लो कि पर्याप्त दूरी नहीं रहेगी दो तार के बीच में, तो आंधी तूफान जब आता है तो तार बबलिंग करने लगती हैं, तो दो तार आपस में सट सकती हैं और भयानक शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, आग लग सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सभी से बचाने के लिए देखिए एक क्रॉस आर्म लगा दिया जाता है जो वी एंगल का आपको दिख रहा है। इसके ऊपर 3 इंसुलेटर लगा हुआ है और फिर इसमें तार गई है, ठीक है ना। तो ये होता है पोल को भू संपर्कित करना। अब क्रॉस आर्म को आप चाहे तो अर्थिंग कर सकते हैं, क्रॉस आर्म को अर्थ किया जाता है, जो ये सर्विस लाइन में प्रयोग की जाती है। कहाँ पर? सर्विस लाइन। जो 11,000 है ना, 11,000 ट्रांसफार्मर का इनकमिंग है और 415 वोल्ट जो है ये आउटगोइंग दे रही है ना। ये है इनकमिंग और ये है आउटगोइंग, ऐसा ट्रांसफार्मर। तो जो 415 वोल्ट निकला हुआ है ना, उस आरसीसी पोल में इसका प्रयोग किया जाता है, वी एंगल वाले का, ठीक है ना। समझ में आ गई बात?
सर्विस लाइन में। तो आंसर क्या होगा, पोल को संपर्कित नहीं, चालकों के प्रलंबन को कम करना नहीं, प्रलंबन मतलब सैग, झोल जो होता है ना उसको, प्रलंबन को नहीं। इंसुलेटर को आलम प्रदान करना यानी कि सपोर्ट करना इंसुलेटर को, बिल्कुल। चालकों को पर्यावरण से बचाना, अरे चालक को पर्यावरण से ये थोड़ी बचाएगा, चालक को पर्यावरण से कौन बचाता है, कोई नहीं बचाता है, पर्यावरण से क्या बचाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोरोना हो जाएगा इसको। तो इंसुलेटर को आलंब प्रदान करना यही इसका मुख्य कार्य होता है, क्रॉस भुजा का, क्रॉस आर्म का, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कोर वेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर एज इट एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ने पर, है ना, थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं इस सवाल में कि ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ने पर उसके क्रोड भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ने पर उसके क्रोड भार के संबंध में कौन सा नियम सत्य है। सबसे पहले क्रोड भार के बारे में जान लीजिए, ऑप्शन अपने आप निकल करके आ जाएगा राइट आंसर। देखना, जो कोर हानि होती है ना, जो कोर हानि होती है वो डिपेंड किस पे करती है, सबसे पहले तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना, और दूसरा आवृत्ति पर। इन्हीं दोनों पैरामीटर पर कोर हानि डिपेंड करता है। हम ये भी जानते हैं कि जब तांबा हानि यानी कि जब कॉपर लॉस कोर लॉस के बराबर हो जाता है, जब कॉपर लॉस कोर लॉस के यानी कि तांबा हानि लौह हानि के बराबर हो जाता है, उस स्थिति में जो हमारी ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता उच्च हो जाती है, उसकी दक्षता उच्च हो जाती है ना, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि भले ही कोर हानि वोल्टेज और आवृत्ति पर डिपेंड है, लेकिन अगर आपकी ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता पर काम कर रही है तो कोर हानि कॉपर हानि के बराबर हो जाती है ना। यानी कि जब उच्च दक्षता पर आपका ट्रांसफार्मर काम कर रहा है उस समय कॉपर लॉस नगण्य होगा, नगण्य तो नहीं, निम्न, अति निम्न होगा। कितना होगा, अति निम्न होगी, इसलिए कोर हानि भी अति निम्न हो जाती है, कोर हानि भी अति निम्न हो जाती है ना। तो ये बोल रहा है, अब ये ऐसा सवाल है ना जिसका राइट आंसर विभाग ने कुछ और माना था और अभी देखना हम अपने हिसाब से मानते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ने पर कोर का भार घटता है, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इसका। ट्रांसफार्मर की दक्षता चाहे जितनी भी हो, कोर भार स्थिर रहता है ना। ऑप्शन बी को पकड़ के रखना। सी बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता के घन के साथ क्रोड का अनुपातिक रूप से बढ़ना, गलत। ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ने पर क्रोड का भार बढ़ता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ने पर क्रोड का भार बढ़ता है, ठीक है ना। अब देखना, विभाग ने जो आंसर माना था वो तो माना था डी नंबर, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर बी को मानूंगा, क्योंकि दक्षता चाहे जैसा भी रहे क्रोड हानि स्थिर रहती है ना, क्रोड हानि स्थिर रहती है। लेकिन अगर एफिशिएंसी को देखा जाए ना, तो जब ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता पर काम करती है उस समय कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक जैसा हो जाते हैं। उसके हिसाब से देखें तो आप डी को मानेंगे, और अगर ऐसे देखें कि नहीं क्रोड हानि, सिर्फ आपको क्रोड हानि से मतलब है कि ये लोड पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर लोड की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही होगा। यहाँ पर दक्षता की बात हो रही है ना, दक्षता की बात हो रही है, लोड की तो बात ही नहीं हो रही है। लोड होता तब यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, यानी कि विभाग ने सही जवाब दिया था ना। देखना नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विद्युत केंद्र मतलब NPCIL तारापुर, यहाँ से वैकेंसी आती है टेक्नीशियन के लिए, है ना। तारापुर में है NPCIL प्लांट और अलग अलग जगह पर स्थापित है। नाभिकीय विद्युत केंद्र में होने वाली मुख्य प्रक्रिया क्या है, बड़ा सिंपल सवाल है यार। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, है ना। आप जानते हैं ना परमाणु होता है, आप जानते हैं कि परमाणु में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन,
इसके अंदर प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन, फिर क्या होता है न्यूट्रॉन। अब देखना, इलेक्ट्रॉन का काम तो होता है कि करंट बनाना, करंट प्रवाह कराना, इसका काम होता है करंट प्रवाह कराना, है ना। अब बच गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, दूसरे न्यूट्रॉन से जा करके ये टकराता है। जब दूसरे न्यूट्रॉन के साथ जा करके ये टकराएगा तो ये न्यूट्रॉन टूटेगा, है ना, विखंडित होगा, तो कई सारे न्यूट्रॉन होंगे, बन जाएंगे। तो जब ये टूटेगा ना तो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ये बहुत उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, दोबारा सुनना, जो हमारा एक न्यूट्रॉन है ये दूसरे न्यूट्रॉन से जाकर के टकराएगा, और जब कोई भी चीज़ टकराता है तो टूटता है, तो ये न्यूट्रॉन्स टूट जाएंगे। टूटने पर उच्च मान का ऊर्जा उत्पन्न होगा, जो कि नाभिकीय रिएक्टरों के द्वारा बिजली उत्पन्न करने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है NPCIL प्लांट में। तो ये नाभिकीय फिजन इसको कहा जाता है, यही होता है। देखो, यह न्यूट्रॉन दूसरे के साथ टकराया, ये जब टकराया तो ये देखिए कितने सारे न्यूट्रॉन्स जो है वो टूट करके अलग अलग हुए, और जब टूटा तो वही उष्मा उत्पन्न हुआ हीट के रूप में, जो रिएक्टर में गया और रिएक्टर बिजली बनाया, है ना। अब नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं? नाभिकीय संलयन ये होता है कि दो न्यूट्रॉन्स, है ना, दो न्यूट्रॉन्स उच्च दाब और उच्च ताप के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। दो न्यूट्रॉन्स उच्च दाब और उच्च ताप के साथ आपस में जब चिपकते हैं तो वहाँ पे भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। ये सब जो प्रोसेस है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, है ना, नाभिकीय विद्युत केंद्र में होता है। आंसर आपके सामने खड़ी है, नाभिकीय विखंडन करेक्ट आंसर, है ना, नाभिकीय विखंडन करेक्ट आंसर। देखना यार, इसका PDF मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, है ना, इसलिए साफ साफ लिख रहा हूँ। और जब आपका ये क्लास ख़त्म होता है ना तो PDF जस्ट इसी क्लास के नीचे टेलीग्राम में, जस्ट इसी क्लास के नीचे आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्रॉस आर्म निपट गया, ट्रांसफार्मर निपट गई, नाभिकीय विद्युत केंद्र निपट गया। अगला क्या बोला जा रहा है कि 800 वाट के भार और 240 वोल्ट का वोल्टता वाले लाइटिंग उप परिपथ के लिए न्यूनतम अनुज्ञेय एल्यूमिनियम केबल का आकार क्या होता है? एक बात को पकड़ना, किसको बोल रहा है? एल्यूमिनियम को बोल रहा है। तो एल्यूमिनियम 1.5 mm² का होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कॉपर का तार हम प्रयोग करते तो ये लगभग, है ना, कॉपर का तार लगभग ये 1 mm² से काम चला देता, लगभग ये 1 mm² से काम ये चला देता है ना। कॉपर की तार अच्छी होती है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम का 1.5 mm है तो कॉपर का 1 mm से ही काम चल जाएगा, उतना करंट ले जाएगा 1 mm साइज वाला। ठीक है ना। अगर मान लो इसको हम SWG में बदले 1.5 mm² को, तो ये लगभग 17 ज़्यादा हो गया ना, 16 से 17 SWG के बराबर होगा, 16 से 17 SWG के बराबर होगा। आई थिंक 17 के लगभग होगा, 17 SWG 1.5 mm² के बराबर होता है ना। और ये हमारी सर्किट कैसी है? लाइटिंग उप परिपथ है, तो लाइटिंग उप परिपथ में कितना वाट हो सकता है? 800 वाट, 800 वाट से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 10 उपभोग बिंदु हो सकते हैं, है ना, 10 उपभोग बिंदु हो सकते हैं। 10 उपभोग बिंदु यहाँ पर कंज्यूमिंग पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम में बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि लाइटिंग उप परिपथ में कुल कितने वाट की पावर आप जोड़ सकते हैं, कितने वाट का लोड आप जोड़ सकते हैं, तो 800 वाट का लोड। कितना उपभोग बिंदु होता है? तो 10 उपभोग बिंदु, है ना। लेकिन लाइटिंग पावर सर्किट अगर होता, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर ये होता कि लाइटिंग पावर उप परिपथ, उस लाइटिंग पावर उप परिपथ के केस में होता कि 3000 वाट तक का लोड आप इस पे जोड़ सकते थे, है ना, 3000 वाट तक का लोड इस पे जोड़ा जा सकता है। और जो उपभोग बिंदु होगा, वो ओनली 2 होंगे। कितना? केवल 2। अगर मान लो कि 1500 वाट का आपके पास 2 हीटर है ना, तो उपभोग बिंदु 2 हो गया,
यानी कि 2 हीटर 2 उपभोग बिंदु कंप्लीट। और 1500 वाट रेटिंग का हीटर है तो 3000 वाट लोड भी हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि लाइटिंग पावर सर्किट में आप उतना ही लोड जोड़ सकते हैं, और लाइटिंग उप सर्किट में 10 उपभोग बिंदु जोड़ा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, है ना। 10 रुपये वाली जो बल्ब आती है ना, 8 बल्ब जोड़ दो, 8 उपभोग बिंदु, भले से 2 उपभोग बिंदु रह जाएं शेष, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट है। अगला देखना, बड़ा मस्त सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। बोला जा रहा है कि कॉर्नर पोल पर अंतस्थ करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है ना। ये लाइन इंसुलेटर है हमारी, बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको फोटो में। इसका नाम है साइकिल इंसुलेटर। इसका क्या नाम है? साइकिल इंसुलेटर। ये जो साइकिल इंसुलेटर है ना, इससे रिलेटेड जो सवाल में पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो ये आर्म है इसका, इसको कहते हैं डी आर्म। ये क्या है? डी आर्म। और ये है हमारी साइकिल इंसुलेटर, ये बोल्ट है, और ये है वायर, एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का, सफ़ेद दिख रहा है, एल्यूमिनियम का वायर है। और आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से बंधा हुआ है। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, देखना, इसके प्रयोग के बारे में पूछा जाता है। प्रयोग देखना, प्रारंभ पोल पर, है ना, प्रारंभ तथा अंतिम पोल पर, तथा प्रारंभ तथा अंतिम पोल पर इसको लगाया जाता है। साइकिल इंसुलेटर को प्रारंभ, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, सर्विस लाइन, वहाँ से लेकर के जहाँ पर ख़त्म हो जा रही है ना, तो वहाँ पर इसको हम साइकिल इंसुलेटर को लगाते हैं, ठीक है। पिन इंसुलेटर जो है ये हमारी, ये साइकिल इंसुलेटर है, और पिन इंसुलेटर जो है ये 650 वोल्ट तक के लिए काम आता है। पिन इंसुलेटर है ये 33 किलोवोल्ट तक के लिए काम आ जाता है। सस्पेंशन जो है ये 66 केवी से लेकर के हमारा 765 किलोवोल्ट की संचरण लाइनों में लगाई जाती है ना। संचरण लाइनों में इसका प्रयोग करते हैं, वितरण लाइन में नहीं करते। और हर एक सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है वो 11 किलोवोल्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पिन हो गया, साइकिल हो गया, बॉल या सॉकेट टाइप, ये 11 केवी से लेकर के ये 33 केवी तक के लाइनों में, 11 से लेकर के 33 केवी तक के लाइनों में प्रयोग होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, है ना। वितरण लाइनों में इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है, बॉल या सॉकेट टाइप इंसुलेटर का। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लो, साइकिल टाइप। आप देखिए ना, ये रहा, ये पोल के नीचे, इसलिए मैंने डबल यहाँ पर चित्र लाया हुआ है, आप देखिए, है ना। इंसुलेटर है, इस प्रकार का दिख रहा है आपको, ये होती है हमारी साइकिल इंसुलेटर, ठीक है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कि तुल्यकालिक मोटर का कौन सा घटक फील्ड वाइंडिंग के लिए आवश्यक डीसी शक्ति प्रदान करता है ना। फील्ड वाइंडिंग के लिए डीसी शक्ति प्रदान करता है, उसको कहते हैं एक्साइटर, उत्तेजक। और ये देखना, ये 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक की ये वोल्टेज देती है। 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्टेज तक की वोल्टेज देती है। और एक्साइटर का काम क्या होता है? मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना नहीं होता। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पोनी मोटर का यूज़ करते हैं। ये केवल डीसी पावर दे करके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस मोटर की, इस फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वो भी स्थिर वाला, है ना। स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। कैसा फ्लक्स उत्पन्न होगा? स्थिर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए हम एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। और देखना, जो एक्साइटर होता है ना, ये एक जनरेटर होती है, छोटी जनरेटर। ये क्या होती है? एक छोटी जनरेटर। अगर छोटा सिंक्रोनस मोटर है तो छोटी जनरेटर होगी, अगर बड़ा सिंक्रोनस जनरेटर है तो रेक्टिफायर सर्किट होता है। रेक्टिफायर परिपथ के द्वारा हम जो एसी सप्लाई इसके आर्मेचर वाइंडिंग को दे रहे हैं ना, वही एसी को लेकर के हम डीसी में बदल करके और फिर रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू हम इसको दे देते हैं।
फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है ना। लेकिन जो एक्साइटर है, ये एक्साइटर 3 प्रकार से एक्साइट किया जाता है। एक होता है कि ओवर एक्साइटेशन, है ना, अंडर एक्साइटेशन, लेवल एक्साइटेशन। जब ओवर एक्साइटेशन होगा तो मोटर हमारी लीडिंग पावर फैक्टर पर चलेगा। किस पर? लीडिंग पावर फैक्टर पर चलेगी। जब अंडर एक्साइटेशन होगा तब लैगिंग पावर फैक्टर पर, और जब हमारी लेवल एक्साइटेशन होगी उस समय इकाई पावर फैक्टर पर हमारी मोटर चलेगी, इकाई पावर फैक्टर पर, है ना। अब ध्यान देने वाली ये भी बात है कि जो हमारी लीडिंग पावर फैक्टर है इस पर टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होगा बैक ईएमएफ से, और इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान, इसमें टर्मिनल वोल्टेज अधिक है बैक ईएमएफ से, इसमें टर्मिनल वोल्टेज कम है बैक ईएमएफ से, और इसमें टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों बराबर होंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पर चल रही है, तीनों पावर फैक्टर पर चल सकती है। बाकी शीतलन प्रणाली अलग है, आर्मेचर स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है वो आंसर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ताप विद्युत संयंत्र उपयुक्त है? ताप विद्युत संयंत्र मतलब NPCIL, ये भी ताप विद्युत है, और एक ये आपका NTPC ये भी ताप विद्युत है ना। दोनों हीट का प्रयोग करके करंट बनाती है। तो कहाँ पर ये लगाई जाती है? बोला जहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध हो। बिल्कुल सही बात है, जहाँ कोयला उपलब्ध होगा वहीं तो लगाएंगे, नहीं तो फिर कहाँ से कोयला पाएंगे। जहाँ प्रचुर मात्रा में जल, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की विशेषता बता रहा है ना, वाटर इज अवेलेबल, नहीं, जहाँ बृहद मात्रा में विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाना हो। मान लीजिए कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्युत पावर चाहिए, वहाँ पर इसका हम प्लांट बैठाते हैं, वहाँ पर इसका प्लांट स्थापना होती है। यानी कि 1-3 जहाँ रेलवे परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, है ना। जैसे कि रेलवे का काम क्या है कि मालगाड़ी जाएगी ना कोयला लेकर के, तो अगर मालगाड़ी वहाँ उस प्लांट तक कोयला लेकर के जा ही नहीं पाएगा तो कोयला ट्रक के माध्यम से कितना आप लाओगे वहाँ, है ना। ट्रक नहीं पूरा पाएगा कोयला, ट्रक से कोयला की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ट्रेन ही चाहिए। तो ट्रेन जाने के लिए पटरी बिछाना पड़ेगा, तो ऐसा एरिया होना चाहिए कि वहाँ पर पटरी बिछा सके, ट्रेन जा सके। तो 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 ये तीनों बातें सही हैं ताप विद्युत संयंत्र के हिसाब किताब से, है ना। हिसाब किताब बैठाना पड़ता है पूरा। फ्लैशर की धारा वहन क्षमता का मान कितना होगा यदि प्रत्येक पंक्ति में धारा 0.2 एम्पियर चल रही है ना। ये क्या है देखना, स्विच है, स्विच S1, स्विच S2, स्विच S3 और स्विच S4। ये है R1, R2, R3, है ना। 0.2 एम्पियर है तो 0.2 इसमें तीनों में 0.6 हो गया, है ना, 0.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला है कि सामान्य भौतिक दोषों के संबंध में विषम अवयव की पहचान करिए। ये कैसा सवाल है? सामान्य भौतिक दोषों के संबंध में विषम अवयव की पहचान करिए। ड्राई शोल्डर, भंजित पृष्ठ भित्ति, जले हुए घटक, भंजित परिपथ बोर्ड। इसमें अलग कौन सा है ना वो देखना है। OIC, अच्छा देखना, ड्राई शोल्डर, ठीक है ना, ड्राई शोल्डर और जले हुए घटक नहीं, भंजित परिपथ बोर्ड, ठीक है। यानी कि ये सर्किट बोर्ड है, ड्राई शोल्डर है, जले हुए घटक हैं, ये तीनों मुझे कॉमन लग रहे हैं। ये तीनों मुझे देखिए घटक क्या हो सकता है, डायोड, रेक्टिफायर, ये सब हो सकते हैं। और सर्किट बोर्ड के अंदर यही लगता है ना, सर्किट बोर्ड में ये लगता है, ये दोनों कॉमन हो गया। और ड्राई शोल्डर जो होता है, ड्राई शोल्डर में एक छोटी सी प्लेट लगी होती है ना, सर्किट बोर्ड लगा होता है, उससे फिर कंट्रोल उससे होता है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों सही हैं। और सबसे अलग पूछा है ना, तो ये भंजित पृष्ठ भित्ति नहीं, ब्रोकन ब्लैक वॉल, टूटा हुआ दीवार, है ना, ये अलग है, इसकी ये संरचनात्मक है। मुख्य स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर,
क्या क्या दे दिया, मेन स्विच है ना, ठीक है, मोटर का स्विच और स्टार्टर धरातल स्तर से लगभग कितने की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, धरातल स्तर से 36 रन होती है। मतलब कि जो हमारी बोर्ड होती है ना, घरों में लगाते हैं, वो बोर्ड दीवार पर लगाते हैं तो ज़मीन से कितने हाइट पर लगाना है, या स्टार्टर लगाते हैं तो कितने हाइट पर लगाना है, या मोटर की स्विच लगाते हैं तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1.5 mm होना चाहिए और 2.5 mm धरातल से 36 रन होना चाहिए। बहुत आसान था। रिवाइंडिंग के बाद उचित फेज कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच की जाती है। अगर मोटर है, जल गया था, आपने दोबारा बंधवाया है उसको, अब उसका क्या करना है, कनेक्शन सुनिश्चित करना है, फेज कनेक्शन ठीक है कि नहीं, आर फेज और वाई फेज, वाई फेज और बी फेज और आर फेज, और हर फेज का एक बॉडी के साथ। तो ऐसा टेस्टिंग करना है, आपको जांच करना है। तो आप धारिता का मान पता, अरे धारिता नहीं, वोल्टता अनुमतांक नहीं, वाइंडिंग प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध है ना, वाइंडिंग प्रतिरोध मतलब इंसुलेशन का प्रतिरोध। और इंसुलेशन का प्रतिरोध किसके द्वारा पता करते हैं, मैगर के द्वारा, क्योंकि ये मेगा ओम में इसकी इंसुलेशन का प्रतिरोध होना चाहिए, और ओम मीटर का प्रयोग द्वारा हम मेगा ओम में मापन नहीं कर सकते, मैगर का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैगर आपका सही आंसर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए, ठीक है। 518 विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज करेक्ट द इंस्टॉलिंग इंडस्ट्रियल वायर। औद्योगिक वायरिंग संस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश सही हैं, है ना। किसी कंपनी में मान लो आपको वायरिंग करना है, लंबी दूरी पर अत्यधिक वोल्टता पात सुनिश्चित करने के लिए वायरिंग की योजना बनाई जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत। आसान निरीक्षण के लिए वायर के ज्वाइंट को खुला छोड़ दो, मतलब वायर के ज्वाइंट को खुला छोड़ दोगे, ये तो खतरा हो गया, गलत है। औद्योगिक वायरिंग में उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उष्मा प्रतिरोधी केबल का उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि उच्च तापमान, एक ऐसा कंपनी है जहां पर हीट बहुत ज़्यादा है, तो उस हीट को सहन कर सके ऐसा केबल आप डालो ना, तब ना आपकी वायरिंग सक्सेसफुल होगी, तो ये बोला जा रहा है। फिर वो संस्थापना के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आसानी से एक्सेस करना सुनिश्चित होना चाहिए, ये भी बात सही है। मतलब कि अगर कोई फॉल्ट, कोई मेंटेनेंस करना है तो वो आराम से आप मेंटेनेंस कर सको, ऐसा एक्सेस करना चाहिए। यानी कि 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 तो बकवास कर रहे थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का कारण है कि ओवन और कुक चक्र में जाता है लेकिन टाइमर में टाइम आउट नहीं होता। अरे इसमें तो आंसर झलक रहा है क्वेश्चन में ही, टाइमर में टाइम आउट नहीं हो रहा, मतलब टाइमर में दिक्कत होगा। दिक्कत कहाँ होगा, टाइमर में ही होगा। 2 स्पूड टाइमर मोटर, हाँ 2 स्पूड टाइमर मोटर, 2 स्पूड ब्लोअर मोटर, अरे ब्लोअर मोटर नहीं होगा। जला हुआ बल्ब, प्रकाश के लिए परिपथ में खुली वायरिंग नहीं। अगला है कि पारेषण के लिए सबसे लोकप्रिय एसी सिस्टम कौन सा है, बताना। पारेषण का मतलब क्या है, संचरण, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे लोकप्रिय एसी सिस्टम होता है 3 फेज 3 तार। 3 फेज 3 तार, आप देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन को देखिए, है ना, ये एक तार, ये है दूसरी वाली तार और ये है तीसरी वाली तार, 3 तार हो गए। अब वही वाली बात आ गई ना कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डेल्टा से कनेक्ट है, और जब भी वाइंडिंग डेल्टा में होती है ना तो उसमें न्यूट्रल तार नहीं निकलती है। और न्यूट्रल तार हम इसलिए नहीं निकालते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन संतुलित लाइन मानी जाती है, बैलेंस लाइन माना जाता है, न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए 3 लाइन वाला, 3 फेज और 3 लाइन वाली सबसे अच्छी होती है। 3 फेज 3 लाइन वाली पावर सिस्टम हमारी सबसे अच्छी होती है एसी सिस्टम। और डीसी तो मैंने बता दिया कि मोनो, होमो और बाईपोलर तीनों होते हैं। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना, जिसमें एक निगेटिव, और होमो वाले पे 1 से अधिक हो सकते हैं पॉजिटिव तार और 1 निगेटिव होगा। बाईपोलर में 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव तार, 1 धनात्मक तार और 1 ऋणात्मक तार। तो 3 फेज 3 तार पड़ा, ठीक है।
देखना द्विफेज 3 तार प्रणाली होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब सिंगल फेज बनाया गया था, देखना जब सिंगल फेज बनाया गया था तो सिंगल फेज बनाने से क्या होता था ना कि हम हाई पावर वाले मशीनों को सिंगल फेज से हम नहीं चला सकते थे, है ना, क्योंकि हमें इसमें 230 वोल्ट ही मिलता है। फिर हमने क्या किया, और वैसे भी जो सिंगल फेज में जो हमें पावर मिलता है वो कैसा मिलता है? औसत पावर, है ना, इसमें हमें मिलती है औसत पावर, ठीक है ना। और सिंगल फेज कैसा लाइन है? ये असंतुलित लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? असंतुलित लाइन, यानी अनबैलेंस लाइन होता है। इसलिए हमें सिंगल लाइन के अलावा और ज़्यादा 2 लाइन 3 लाइन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने सिंगल लाइन के बाद हमने 2 लाइन बनाया। 2 लाइन में ये होता था कि 2 फेज का तार रहता था और एक न्यूट्रल रहती थी। इनमें जो इलेक्ट्रिकली फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकली विद्युत का जो विभाजन होना चाहिए, वो 2 फेज में सही तरीके से हो नहीं पाता था। अब 3 फेज में तो 120 डिग्री पर रख देते हैं दोनों फेज को। 2 फेज के बीच में विद्युतीय डिग्री 120 का होता है, तो 3 फेज में 360 का हो गया, ठीक है ना। और जो हमारी एसी की साइकिल होती है वो भी 360 डिग्री की ही होती है, मतलब कि अच्छा विभाजन हो जाता था 3 फेज में। 3 फेज को बनाने से पहले हमने 2 फेज को बनाया। 2 फेज में होता था कि अनबैलेंस करंट के कारण जो न्यूट्रल वाली तार थी ना, उसमें भी करंट चलने लगता था और उसकी वजह से पावर लॉस बढ़ गया। फिर हमने 2 फेज को फेल कर दिया, 3 फेज बनाया। 3 फेज में भैया मस्त मिला हमको, वहाँ पर 73% पावर। 3 फेज कहाँ है? ये देखो, 3 वायर सिस्टम में क्या होता है, 3 फेज सिस्टम में कि 73% है ना, जो पावर है वो बढ़ करके हमें मिलने लगा। 73% पावर बढ़ करके हमें मिलने लगा, इसलिए 3 फेज सिस्टम को हमने इकोनॉमिकली माना कि ये सबसे बढ़िया है। तो ये पूरा सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज की कहानी है। देखो, एक सवाल है कि अंतःकर्षण प्रणाली केबलों की धारावाही क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती है? अब देखना यार, अंतःकर्षण प्रणाली का मतलब क्या है? कंड्यूट वायरिंग, है ना, कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। अब कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में धारावाही क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती है? धारावाही क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे पड़ता है भाई, यह निकट समूहन और खराब ऊष्मा क्षय के कारण क्षमता को कम करती है। आंसर बी होगा। नहीं समझ में आया ना? ये बोला जा रहा है कि जो कंड्यूट वायरिंग में जो हम कंड्यूट यूज करते हैं, चाहे वो कंड्यूट जीआई पाइप का हो, चाहे पीवीसी पाइप का हो, चाहे जिसका हो, जो कंड्यूट है वो एक पाइप जैसा है। उस पाइप में हम एक से ज़्यादा तार ले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना वायरिंग में। ये पाइप है, इसके अंदर कई सारे तार आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर देखिए कई सारे आपको तार दिख रहे हैं। कई सारे तार जिसको कहा जाता है निकट समूहन, यानी कि तार पास में है, निकट है और उनका ग्रुप है, समूहन बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है, गर्मी होती है, तार गर्म हो जाते हैं। और ये पाइप है और तार एक से ज़्यादा है, जब हीट उत्पन्न हो रहा है तो पाइप से ये हीट बाहर जा ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से खराब ऊष्मा क्षय के कारण क्षमता को कम कर देती है ना, धारावाही क्षमता को कम कर देती है। अगर एक तार था इतने mm का, वो इतना एम्पियर करंट ले जा सकती थी, लेकिन गर्म होने के कारण, ऊष्मा क्षय के कारण वो उतना करंट नहीं ले जा पा रही है, तो धारावाही क्षमता जो है वो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। यांत्रिक प्रतिबल को कम करके क्षमता को सुधारी जा सकती है? नहीं, यह बेहतर वेंटिलेशन के कारण क्षमता को बढ़ाती है। अरे बेहतर वेंटिलेशन इसमें है ही कहाँ? बेहतर वेंटिलेशन नहीं है, तभी तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हमने गया, है कि नहीं? देखो, डीसी ड्राइव की चाल को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से सर्वाधिक उपयोग किया गया था? ये जो माना था विभाग ने आंसर, स्पंद विस्तार मॉड्यूलेशन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया स्पंद विस्तार मॉड्यूलेशन क्यों इसको माना है डीसी ड्राइव में, है ना। मैं आंसर मानूंगा ऑप्शन नंबर ए को, क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि मुझे पता है डीसी ड्राइव है तो डीसी मोटर ही होगा। डीसी मोटर होता है गति बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। अब क्या होता है
कि डीसी मोटर में जो एक फील्ड वाइंडिंग होता है, इस फील्ड वाइंडिंग के जस्ट सीरीज में एक हम प्रतिरोधक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रतिरोधक। ये क्या है हमारा? प्रतिरोधक। वो भी कौन सा प्रतिरोधक? परिवर्तनीय प्रतिरोधक। ये जो हमारी परिवर्तनीय प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक के मान को कम ज़्यादा करके ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट जो फ्लो हो रहा है, इस करंट को कम ज़्यादा करते हैं। और जब करंट कम हो ज़्यादा होता है तो जो फील्ड का फ्लक्स है ना, वो भी कम ज़्यादा हो जाता है। अगर फील्ड का फ्लक्स कम हुआ तो गति ज़्यादा, अगर फ्लक्स ज़्यादा तो गति कम। तो इसलिए मैंने क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन वाले को सही आंसर माना, है ना। ये व्यापक रूप से सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और इस विधि का जो प्रयोग है ना, वो ट्रेन के अंदर की जाती है। कहाँ पर? रेलवे का जो ट्रेन होता है, ट्रेनों में करी जाती है। आप देखते हैं ना, अचानक से इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो वो इसी कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा इंजन की स्पीड बढ़ती है 120, 150 किलोमीटर, इस प्रकार से। बाकी पोल की संख्या में परिवर्तन करने के लिए डीसी ड्राइव की नहीं, ये इंडक्शन मोटर का ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। प्रेरण मोटर में इस विधि का प्रयोग करते हैं गति को नियंत्रित करने के लिए। रोटर में जड़त्व में वृद्धि, ये नहीं होगा। आंसर तो देखना, मैं ऑप्शन नंबर ए ही मानूंगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, वायरिंग साइजिंग में पट्टी 2 mm का है और x 2 mm हाफ का है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा वायरिंग साइजिंग में है। तो आपके सिलेबस का सवाल, क्योंकि वायरिंग है और वायरिंग का पार्ट है आपके सिलेबस में, तो इसका आंसर देखना होगा 10 लाख वर्ग मील, 10 लाख वर्ग मील, है ना। अब इसको याद कर लो, इसका सॉल्यूशन मैं कराने लग गया ना तो आधा घंटा सॉल्यूशन में लग जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो याद कर लो कि ए बराबर 10 लाख वर्ग मील के बराबर होगा आपका, ठीक है। बड़े उटपटांग सवाल आते हैं आजकल। एग्जामिनर जो है ना, वो जो क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन सेट करने वाला जो है, वो नशे में होकर के सेट करता है। ऐसा सवाल अगर 150 सवाल पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में ना, तो उसमें से 10 सवाल ऐसे डाल देगा कि क्या आप उसका आंसर दे ही पाएंगे, है ना। बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। जब किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक टर्मिनल पर लोड संयोजित किया जाता है तो द्वितीयक धारा एक विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न करती है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुप्रयुक्त है ना। मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। ट्रांसफार्मर की ये बताना कौन सा ट्रांसफार्मर बना दिया मैंने, बताओ। और बीच में ये कोर है, ठीक है ना। स्टेप अप, ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये बोल रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें जब करंट देते हैं फेस और न्यूट्रल का, मान लो 415 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये विद्युत चुंबकन प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकन ये प्रभाव उत्पन्न करता है। यह निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत में ऐसा होता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसमें सप्लाई कनेक्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग बिल्कुल अलग है, फिर भी इसमें करंट चली जाती है ना। तो यही फैराडे भाई साहब ने बताया। फ्लेमिंग जो है, ये फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया था, एक राइट हैंड रूल, एक लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल तो देखना मोटर में काम आता है, राइट हैंड रूल जनरेटर में काम आती है ना। राइट हैंड रूल जनरेटर में काम आती है। मैक्सवेल का नियम जो है ये किस काम के लिए बनाया गया है? तो मैक्सवेल ने भी देखना, एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है उसके बारे में मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। लेंज ने कहा था कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ बराबर माइनस, है ना, मैं माइनस को ना अलग कलर से लिखूंगा, ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी। इसमें ये जो माइनस आया है ना, यही लेंज का नियम है। ये कहता है कि मैं जिस वजह से उत्पन्न हुआ हूँ
है ना, मैं जिस वजह से उत्पन्न हुआ हूँ, अगर वो परिवर्तन हो गया तो मैं उसका विरोध करूँगा। मैं जिस वजह से उत्पन्न हुआ हूँ, अगर वो परिवर्तन हो जाएगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। वही है लेंज का नियम, जो कि मोटर जनरेटर सब में लागू होता है। आज के मैराथन सेशन का लास्ट सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिक अनुप्रयोगों में डीसी ड्राइव का उपयोग प्रायः संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। डीसी ड्राइव से बड़ा सवाल पूछा जाता है और आपके ट्रेड थ्योरी के सबसे अंतिम यूनिट में आपका डीसी ड्राइव है। एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव दोनों उसी में, एक में ही है। आंसर होगा आपका लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में की जाती है। लेथ मशीन, मिलिंग मशीन में की जाती है डीसी ड्राइव का उपयोग इसकी प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं, तापन एलिमेंट में नहीं, पंखे और ब्लोअर में नहीं करी जाती। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही सही होगा। लेथ मशीन में डीसी ड्राइव का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं लेथ और मिलिंग मशीन में। ठीक है ना। चलो यार, ख़त्म हो गया। अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मेरे साथ शुरू से लेकर के अंतिम तक बना रहा ना, असली बाजीगर तो वही है। असली बाजीगर वही है। उसको चिंता है अपने एग्ज़ाम की, उसको चिंता है अपने भविष्य का कि मुझे अपना भविष्य खुद बनाना है ना। आजकल तो अपना भविष्य खुद बनाते हैं लोग, है ना। भगवान ने क्या किसका भविष्य लिख करके भेजा हुआ है किसको क्या पता है। लेकिन अगर आपको पता करना है तो मेहनत करिए, आपको पता हो जाएगा कि हमारा भविष्य किधर जाएगी, अंधकार की ओर कि प्रकाश की ओर, है ना। इतना हुनर सीखो ना यार। एक वो है ना शायरी कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो इतना हुनर रखो कि दरिया के जैसे पानी जिधर भी चल पड़ता है ना, रास्ता अपने आप बन जाती है। उसको रास्ता, आज तक कोई देखो, घर बनाने के लिए मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, कार बनाने के लिए एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है या फिर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। नदी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? नदी को किसी ने बनाया है आज तक? कोई नहीं बनाता, क्योंकि पता है कि पानी के अंदर ऐसा हुनर है कि वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेगी। तो पानी के जैसा हुनर बनाना सीखो, ठीक है ना। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं सफल वही होते हैं। अब देखिए 25 सवाल ख़त्म हो चुके। हर सवाल अपने आप में बढ़िया लेवल का था। और सेशन को लाइक शेयर कर दो यार फटाफट। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसका PDF आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज 12 दिसंबर हो गया और 20 मैराथन सवाल कंप्लीट हो गया। हाफ सेंचुरी हम क्रॉस कर चुके हैं, है ना। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि 1,500 से 2,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि 50 मैराथन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए इजाज़त दीजिए, ताकि कल सुबह फिर से लौट करके आना है। तो रोज़ाना सुबह 8 बजे आना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।